हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिकल सॉल्यूशन पर, जहां अपने पढ़ रहे थे एसिड एंड बेस। आज अपने पढ़ेंगे इसी का लेक्चर 6। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वह रहने वाला है आर्हीनियस संकल्पना या आर्हीनियस थ्योरी। एसिड बेस जो कंसेप्ट हैं उसको अपने 3 थ्योरीज के माध्यम से पढ़ेंगे। पहली थ्योरी आज अपने पढ़ेंगे आर्हीनियस थ्योरी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर अपने पढ़ेंगे ब्रास्टन लोरी अवधारणा या थ्योरी। थर्ड वन जो है आपके अपने पढ़ेंगे लुईस जो कंसेप्ट हैं उसको अपने पढ़ने वाले हैं। तो आज अपने पढ़ेंगे आर्हीनियस थ्योरी के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहने वाला है आर्हीनियस संकल्पना या आर्हीनियस थ्योरी। तो देखिए, आर्हीनियस ने 1887 के अंदर एक अवधारणा दी, एसिड और बेस के बारे में एक अवधारणा दी, जिसको अपने आर्हीनियस कंसेप्ट या थ्योरी के नाम से अपने जानते हैं। आर्हीनियस के अनुसार एसिड या अपने कहें अम्ल जो हैं वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। उन्हें आर्हीनियस ने कहा कि क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। जो अपने जलीय विलयन के अंदर अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल के कुछ उदाहरण जो हैं जो अपने पढ़ते हैं। अम्ल के उदाहरण, पहला जो उदाहरण है वह है आपका HCl। यदि इसका जलीय विलयन लिया जाए, अर्थात इसका कोई एक्वेटिक सॉल्यूशन लिया जाए या इसको जल में घोलें, तो हमें क्या प्राप्त होगा, H+ आयन व Cl नेगेटिव आयन प्राप्त होता है। ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है HCl अपने जलीय विलयन के अंदर, इसलिए ये क्या होगा, अम्ल होगा। इसी प्रकार से H2SO4 है या सल्फ्यूरिक जो एसिड है, जिसको हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि ये अम्लों का राजा रहता है। तो यहाँ ये क्या बनेगा, 2H+ एक्वेटिक प्लस SO4 -2 एक्वेटिक बनता है। ये आपका क्या बनता है, क्योंकि ये जलीय विलयन के अंदर क्या दे रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है, इसलिए ये भी क्या है, अम्ल है। इसी प्रकार से यदि एसिटिक एसिड जो है उसके जलीय विलयन को भी के अंदर अपने इसको आयनित करते हैं तो हमें CH3 COO नेगेटिव व H+ आयन हमें प्राप्त होते हैं। तो ये भी क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, इसलिए ये भी क्या होंगे, आपके अम्ल कहलाते हैं। तो ये सभी उदाहरण आपके किसके रहने वाले हैं, अम्ल के रहते हैं। और कॉमन रूप में हम कहना चाहें तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, तो वे सभी क्या कहलाते हैं, आपके अम्ल कहलाते हैं। ये हमने कुछ उदाहरण इनके मुख्य पढ़े हैं। तो बढ़ते हैं आगे। हाइड्रोजन प्लस जो आयन होते हैं, या आपने कहें कि H+ जो आयन हैं, वे क्या होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, जो कि जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
बहुत सी बार ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन आयन जो है वह जल के अंदर है, ये जलीय विलयन के अंदर किस फॉर्म में पाया जाता है। तो आप किस फॉर्म में लिखोगे, ये हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में ये पाया जाता है। तो देखिए हाइड्रोजन जो होता है ये अत्यधिक क्रियाशील है, H+ और H2O। जब कोई भी हाइड्रोजन आयन जो ये हमने पीछे पढ़ा है, ये हाइड्रोजन जो आयन यहाँ पे हमें प्राप्त होने वाले हैं ये वाले, ये जलीय विलयन है। तो जलीय विलयन के अंदर क्या होता है कि ये अपने H3O पॉजिटिव जो आयन है के रूप में ये बदल जाते हैं, जिसको हाइड्रोनियम आयन के नाम से भी अपने जानते हैं। ये विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है वे जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेते हैं। तो अम्ल जो हैं वे आर्हीनियस के अनुसार दो प्रकार के हैं। एसिड्स को इन्होंने दो प्रकार दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो पहला अपने पढ़ते हैं प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड। वे पदार्थ कहें या वे अम्ल कहें जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाती हैं, अर्थात इनका जो आयनन होगा वह कितना होगा, 100% होता है या नियर अबाउट 100% होता है। तो वे सभी क्या कहलाते हैं, आपके प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे के अंदर जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वे क्या हो जाएंगे, ये अपने आयनों के अंदर पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। दूसरा प्रकार आता है दुर्बल अम्ल या अपने कहें वीक एसिड। ऐसे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते। पूर्णतः आयनित नहीं होने का अर्थ है कि ये जो इनका आयनन है वह 100% से क्या होगा, कम होता है, और अब आयनन का जो मात्रा है वह क्या होती है, कम होती है। अर्थात इनमें आयनन जो है वह कम होगा। जैसे H2CO3 है या CH3COOH है, ये सभी जो उदाहरण आपके रहते हैं वह क्या रहते हैं, वीक एसिड के उदाहरण रहते हैं। तो ये जो बताया वो आर्हीनियस ने बताया एसिड के बारे में। अब अपने पढ़ते हैं अक्षार के बारे में। दूसरा जो पॉइंट है वह रहता है अपना बेस या क्षार। ये जो अपने अम्ल और क्षार पढ़ रहे हैं ये आर्हीनियस के अनुसार है, आर्हीनियस अवधारणा के अनुसार अपने पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्षार के लिए उन्होंने कहा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, आपके क्षार कहलाते हैं। जो अम्ल थे वे अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन दे रहे थे, जबकि ये कौन से आयन दे रहे हैं, हाइड्रोक्सिल आयन दे रहे हैं। तो यहाँ जैसे आपका उदाहरण अपने पढ़ना चाहें तो KOH है, ये अपने जलीय विलयन के अंदर क्या करेगा, K+ और OH नेगेटिव आयंस देता है। दोनों ही ये जलीय विलयन के अंदर ही क्रिया होगी। इसी प्रकार से अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये अमोनियम देगा एक, तो वह दूसरा क्या देता है, OH नेगेटिव आयंस या हाइड्रोक्सिल आयन जो है वह प्रदान करता है। इसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है Ca+2 वह 2OH नेगेटिव जो आयन है वह देता है। तो इस प्रकार से ये सभी अपने जलीय विलयन के अंदर OH आयन दे रहे हैं, तो ये सभी क्या हैं, बेस कहलाते हैं। तो बढ़ते हैं जिस प्रकार से आर्हीनियस ने एसिड्स को दो भागों में बांटा था,
उसी प्रकार से बेस भी दो भागों में बांटा जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस व वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर वही रहने वाला है कि जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित होंगे, अर्थात OH जो आयन बनते हैं वे क्या बनेंगे, नियर अबाउट 100% इसमें इनका आयनन हो जाता है। जैसे उदाहरण है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH। और दूसरा प्रकार रहता है दुर्बल क्षार या वीक बेस, जो जलीय विलयन के अंदर पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, वे क्या कहलाते हैं आपके, दुर्बल या वीक क्षार कहलाते हैं, जिनके उदाहरण रहते हैं आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनको यदि अपने आयनित करते हैं तो इनका जो आयनन है, उनके आयनन की मात्रा जो है वह क्या रहती है आपकी, कम रहती है। ये अपने जलीय विलयन के अंदर पूर्णतया आयनित नहीं हो पाते, इसलिए ये क्या करते हैं, इसलिए इनको वीक बेस के नाम से जाना जाता है। अंतिम बात रहती है अपने जो अवधारणा है उसके द्वारा ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया है उसको भी बता सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब किसी भी अम्ल व क्षार की अभिक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ हमने पढ़ा था अभी आर्हेनियस की अवधारणा के अनुसार जो पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अर्थात ये कहाँ से हमें प्राप्त होगा, एसिड से प्राप्त होने वाला है। और जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं वे बेस हैं, तो अर्थात OH नेगेटिव जो है वो क्या कहाँ से प्राप्त हो रहा है, हमें बेस से प्राप्त हो रहा है। अर्थात एसिड व बेस की यदि अभी अपने अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है व साथ में साल्ट प्राप्त होता है। तो यहाँ अपने केवल H और OH नेगेटिव ले रहे हैं, इसलिए केवल हमें क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। और इसके साथ हमें एनर्जी प्राप्त होती है। एनर्जी प्राप्त होने की वजह से इस रिएक्शन को, पूरी रिएक्शन जो है वो क्या रहेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपकी रहती है। अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अम्ल का हाइड्रोजन आयन व क्षार से प्राप्त OH आयन जो हैं दोनों मिल जाते हैं और अभिक्रिया में H2O का निर्माण करते हैं, जो कि न्यूट्रल फेज में रहता है, जो कि क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यदि हाइड्रोजन आयन या OH आयन की किसी की भी सांद्रता अधिक होगी तो यहाँ जो हमें साल्ट प्राप्त होता है अंत में, उसका नेचर भी उसी प्रकार का रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज जो आर्हेनियस की अवधारणा है वह अच्छे से समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट जो अपने टॉपिक पढ़ेंगे वह इसी का सेकंड जो पार्ट है, ब्रोस्टेन-लोरी कंसेप्ट जो है ऑफ एसिड एंड बेस को अपने अध्ययन करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो के अंदर, तब तक